नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पूजा दीवान आज फिर आप सबके साथ हाजिर हूँ और आज का दिलचस्प विषय है बांझपन और बांझपन के साथ जुड़े इलाज यानी इनफर्टिलिटी एंड इट्स ट्रीटमेंट मोडालिटीज। बांझपन एक शब्द है जिस तरह हम अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी की बात करते हैं और हम सोशल स्टिग्मा सामाजिक भेदभाव की बात करते हैं, इसी तरह बांझपन बरसों से, सदियों से, करोड़ों सालों से एक ऐसी परिस्थिति रही है जहां पर सामाजिक भेदभाव करे गए हैं अस्पृश्यता की तरह। जिसको बांझपन है और जिसको बच्चे नहीं हो रहे हैं तो समाज उसको किस दृष्टि से देखता है, और खासकर जब बांझपन का सारा श्रेय औरतों पर, महिलाओं पर लगाया जाता है तो महिला की मानसिकता पे क्या प्रभाव पड़ता होगा, कितना मेंटल टॉर्चर, कितना मेंटल प्रेशर, स्ट्रेस उस पर आता होगा। आइए समझते हैं बांझपन, इनफर्टिलिटी क्या है। देखिए, एक शब्द होता है स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी मतलब कि हम कुछ भी कर लेंगे तो इनके बच्चे नहीं हो सकते हैं। दूसरा होता है इनफर्टिलिटी यानी कि बच्चे नहीं हो पाए, और तीसरा शब्द होता है सब फर्टिलिटी यानी कि ऐसी कोई कारण तो निकला नहीं है पर पूरा पोटेंशियल है पर बच्चे बाय चांस नहीं हुए हैं। तो अगर कायदे से इनफर्टिलिटी देखा जाए तो इनफर्टिलिटी बांझपन की कोई तो परिभाषा, कोई तो डेफिनेशन होगी ना। तो यदि कोई कपल यानी कि दंपति साथ में रह रहा है और नियम अनुसार संभोग कर रहा है और 1 साल भर वो बिना किसी गर्भ निरोध के नियमित रूप से संभोग कर रहा है, और यदि उसका 1 साल के अंत में भी बच्चा नहीं होता है तो उसको हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। पर इसके अंदर कुछ ज़रूरी बातें हैं कि जो औरत है उसकी उम्र 35 साल से नीचे की होनी चाहिए, औरत के महीने समय पर आने चाहिए, उसमें कोई गड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए, जो पति है वो अपनी पोटेंसी लिबिडो की तरफ से पीड़ित ना हो और संभोग करने की पूरी कैपेसिटी रखते हो, उनके कोई सेपरेशन के पीरियड्स गैप्स नहीं है, कोई पीरियड्स में कोई लेडी के तकलीफ नहीं आई है। अगर उसके 1 साल के अंत पे भी जो 35 साल से नीचे औरतें हैं, महीने सही हैं और संभोग भी कर पा रहे हैं और अब साथ में भी रह रहे हैं, तो 1 साल के अंत में करीब 80%, 80% लोगों को बच्चा ठहर जाता है, और 2 साल के अंत में करीब 92% लोगों को बच्चा ठहर जाता है, और पूरे 3 साल के अंत में करीब 97% को। तो अगर हम 3 साल तक का भी इंतज़ार करते हैं तो आप उस 3% लोगों में हैं जिनको बच्चा नहीं ठहरा, और अगर 2 साल का करते हैं तो आप वो 8% लोगों में हैं, यानी 100 में से 8 लोग को अगर 2 साल के अंत में बच्चा नहीं हुआ, या 3 साल के अंत में 100 में से 3 लोगों को नहीं हुआ, या 1 साल के अंत में 100 में से 20 लोगों को नहीं हुआ, तो इनको इनफर्टिलिटी बोल सकते हैं, सब फर्टिलिटी बोल सकते हैं। तो ये बातें समझनी बहुत ज़रूरी हैं। और अगर किसी औरत की उम्र 35 साल के ऊपर हो तो उसको केवल 6 महीने का समय दिया जाता है ये ट्राई करने में कि वो नेचुरली कंसीव कर रही है। हम ये नहीं कह रहे कि 35 साल की ऊपर की औरतों का बच्चा अपने आप से नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, पर अगर वो 6 महीने से लगातार संभोग कर रही हैं और कोई गर्भ निरोध वो या उनके पति इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और वो संभोग करने की पूरी कैपेसिटी रखते हैं, तो अगर 6 महीने गुजर गए हैं तो कृपया आप जाएं और डॉक्टर से सलाह मशवरा करें, ताकि ये पता हो कि हाँ भाई, जिस राह हम चल रहे हैं हम और इंतज़ार कर सकते हैं, सब कुछ नॉर्मल है कि नहीं, क्योंकि उम्र का भी तो कोई पड़ाव होता है और उम्र भी तो कहीं ना कहीं बढ़ती ही है ना। 1/3 जो तकलीफ है वो केवल महिला में पाई जाती है, 1/3 तकलीफ केवल पुरुष में पाई जाती है, और 1/3 तकलीफ जो है वो महिला पुरुष दोनों में होती है। तो अगर आप देखें कि अगर 100% है तो ये मैंने आपको 30% के बारे में बोला कि 30% चांस है कि केवल महिला में तकलीफ है, और 30% है कि केवल पुरुष में तकलीफ है, और 30% है कि पुरुष और महिला दोनों में तकलीफ है दंपत्ति में, पर बचा 10%। अब ये 10% क्या है, क्योंकि यहाँ पे 33% का 1/3 नहीं है जो आंकड़ा, पर 30% का है, तो 100 में से 10% बच गए। तो ये 10% किस चीज़ के हैं? 10% ये है कि जिसको हम कहते हैं हमें पता ही नहीं चला किस कारण में तकलीफ है, ना पुरुष में तकलीफ है ना महिला में तकलीफ है, दंपत्ति में दोनों मिलाकर भी कोई तकलीफ नहीं है, तो फिर तकलीफ कहाँ है? तो उसको हम कहते हैं हम बूझ नहीं पाए।
समझ नहीं पाए। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, मतलब हम समझा ही नहीं पा रहे कि ये कारण क्या है बांझपन का। पर ये कारण जब हम बोलते हैं तो हम लोगों को काफ़ी सारे तब तक ना टेस्ट कराने पड़ते हैं, जांचें करानी पड़ती, तभी हम कह सकते हैं कि कोई तकलीफ नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि बांझपन में अगर सर्वप्रथम एक चीज़ का हमने ध्यान रखना है वो है महिला की उम्र। और महिला की उम्र अगर 30 साल के नीचे है तो उम्र अच्छी है, अगर 35 से नीचे तो चलो फिर भी ठीक है, 35 के ऊपर है और 40 से नीचे है तो थोड़ा खराब है, और 40 से ऊपर है तो काफ़ी खराब है। पुरुष की जो उम्र है वो आमतौर पे 45 साल के नीचे देखी जाती है और 45 साल के ऊपर देखी जाती है। देखिए, अगर 1 साल तक बच्चा नहीं ठहरा है तो पहले ये भी समझ लें कि हर महीने कितने प्रतिशत आंकड़ा है कि अगर हम संभोग करें और हम गर्भ निरोध ना इस्तेमाल करें दोनों तरफ से तो बच्चा होता है कि नहीं होता है। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं 1 महीने की, तो 1 महीने में 20 से 40% ही चांस है कि आप अगर इच्छुक हैं माँ बनने की और नियमित रूप से अगर डॉक्टरी सलाह तक के साथ या टेस्टों के साथ तक या किट्स के साथ या सोनोग्राफी अल्ट्रासोनोलॉजी की मदद से भी यदि आप संभोग कर रहे हैं डॉक्टरी सलाह से, तो भी 20 से 40% का ही आंकड़ा है, कोई 100% का नहीं है। नहीं तो सभी जगह आप देखेंगे बच्चे ही बच्चे होंगे हर महीने। तो भगवान ने कुछ इसी तरह बनाया है। महिला को क्या जांचें करानी है तो पुरुष को क्या करानी है। आप आमतौर पे ये देखेंगे कि ये तकलीफ होती है, हम गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेके जाते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट इतने सारे टेस्ट लिख देते हैं। वो पति के लिए कोई टेस्ट या तो हिचकिचाते हैं लिखने से, और अगर लिखते भी हैं तो पति भी हिचकिचाते हैं कराने से और टालम टोल करते हैं और कहते हैं नहीं नहीं पहले वाइफ का करा लीजिए, मेरे में तो कोई तकलीफ नहीं है। पर देखिए, नताली तो 2 हाथ से बचती है, और अगर हम नहीं करवाएंगे पुरुष का यानी पति का भी टेस्ट तो हमें पता कैसे चलेगा। पति को तो देखिए केवल एक टेस्ट कराना है, यानी उनको सीमेन का टेस्ट कराना है, जिसको सीमेन एनालिसिस बोलते हैं। यानी कि जो उनका पानी होता है जिसके अंदर शुक्राणु होते हैं, उनकी मात्रा, उनके रूपरेखा, उसके स्वरूप, उसकी चाल, उसकी गति और उसमें कोई इन्फेक्शन, इन सब के टेस्ट करते हैं। तो अगर अंग्रेजी वर्ड बोला जाए तो सीमेन एनालिसिस बोला जाता है, और यही एकमात्र टेस्ट सबसे आवश्यक होता है कराने के लिए। और ऑफ कोर्स हमको ये खासी बात पूछनी पड़ती है पुरुष से कि देखिए, आपको पहले कोई प्राइवेट पार्ट्स में इन्फेक्शन तो नहीं हुई, कोई हर्निया का ऑपरेशन या प्राइवेट पार्ट का ऑपरेशन तो नहीं हुआ, कभी आपको वहाँ पे कोई चोट तो नहीं लगी, कभी ऐसा तो नहीं है कि आप संभोग कर रहे हैं और आपका जो ऑर्गन है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, यानी कि हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बातें कर रहे हैं। तो जब हम लेडी की बात करते हैं तो जो भी हमारे प्री मैरिज हेल्थ टेस्ट होने होते हैं, ये चलिए अगर नहीं भी कराए प्री मैरिज तो प्री प्रेगनेंसी प्लानिंग, चलिए वो भी नहीं करे तो आप अगर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है तो आप वो करा ले प्री प्रेगनेंसी प्लानिंग टेस्ट। वो सारे टेस्ट मैं करने की हमेशा राय देती हूँ, और उसके अंदर खासी कुछ टेस्ट होते हैं इन्फेक्शंस देखने के लिए, और फिर कुछ हार्मोन्स के टेस्ट होते हैं जो कि महीने के दूसरे तीसरे दिन पे भी कराए जाते हैं, और कई टेस्ट होते हैं जो कि ये पता करते हैं कि हमको थायराइड प्रोलैक्टिन की कोई तकलीफ नहीं है, या फिर हम लोग को पीसीओ की तकलीफ नहीं है, या अगर हमारी उम्र बढ़ रही है, ढल रही है, तो हमारे शरीर में कितने अंडे हैं, उसकी हमारी बॉडी की यूथ कितना है, अंडे की कितनी कैपेसिटी है, ऐसे कई सारे टेस्ट होते हैं। जो औरत होती है ना, उसका जो गर्भाशय होता है उसके साथ ना 2 नलें लगी होती हैं, उन नलों को ना फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। तो फेलोपियन ट्यूब अगर खुली नहीं है तो बेशक आपके पास अंडे हों और अंडे खूबसूरत बन रहे हों, और वो अंडे अगर वहाँ से उठ नहीं पा रहे हैं तो वो कैसे शुक्राणु के साथ मिलेंगे। उसकी जो उठने की जगह है और जो पाइप है जहाँ पे अंडा और शुक्राणु मिलते हैं उसको फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं, जिसे नल बोलते हैं। तो नलों की जांच करना, जिसमें ये ज़रूरी है कि ये जो नलें हैं हमारी खुली हैं कि नहीं हैं, तो उनका आकार कैसा है, टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं है, उसमें कोई पीत, पस, पानी, गंदा इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। क्योंकि अगर ये ही ठीक नहीं है तो या तो बच्चा वहाँ अंडेदानी से अंडा उठेगा नहीं, या शुक्राणु दूसरी तरफ से अंदर घुसेगा नहीं, और दोनों जगह घुस गए, अंडा भी घुस गया और शुक्राणु भी घुस गया और उनका मेल भी हो गया, यानी कि वो जुड़ गए, जैसे हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो वो फर्टिलाइजेशन होके बच्चा बन गया, और बच्चा कहाँ बनता है, बच्चा बच्चेदानी में नहीं बनता, बच्चा पहले फेलोपियन
फॉलोपियन ट्यूब में बनता है, इस नल में, और उस नल में बन के थोड़ा सा बड़ा होके वो रोल इन करके फिर बच्चेदानी के अंदर जाता है। तो अगर उसमें जगह ही नहीं है, अगर वो स्टिकी है, अगर वो टेढ़ी मेढ़ी है, तो कहाँ से जाएगा? नलों की जांच करना जरूरी है। नलों की जांच थोड़ी सी तकलीफदेह होती है, थोड़ी पीड़ा करती है, थोड़ी पेन करती है। एक्सरे के अंदर भी करते हैं, सोनोग्राफी के साथ भी करते हैं, पर अति आवश्यक है और इसके बारे में जानकारी पाना बहुत ज़रूरी है। यदि किसी के नलों में कोई तकलीफ है और जो हम टेस्ट कर रहे हैं एक्सरे सोनोग्राफी से वो बताता है या शक या संदेह हमको देता है कि इनकी नल 1 या 2 वो थोड़ी गड़बड़ाई हुई है, तो अति आवश्यक है कि आप डॉक्टर की सलाह सुने। और यदि आपके डॉक्टर कह रहे हैं कि आपको नलों की जांच में लैप्रोस्कोपी यानी दूरबीन पेट में डाल के नलों को देखना है और बच्चेदानी के रास्ते से भी दूरबीन डालना है और कोई इन्फेक्शन डीएनसी के बारे में भी देखना है, तो कृपया हिचकिचाएं ना, ये अति आवश्यक है, तो उसके बिना तो चलेगा नहीं। अब अगर पति के पानी में कोई कमी है तो ये देखना पड़ता है कि हल्की फुल्की है, ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा है। अगर बहुत ज़्यादा कमी है तो फिर तो उनको टेस्ट ट्यूब भी करानी पड़ती है। हल्की फुल्की है, बीच की है, तो दवाइयों से भी काम चल जाता है। और सिंपल जो आसान तरीके हैं जिसमें कि जो उनके शुक्राणु हैं उनकी गति, उनकी स्पीड, उनकी तीव्रता या उनकी मात्रा बढ़ाई जाती है, वो कुछ तरीकों से करी जाती है, जिसमें उनका पानी लेके मशीन में घुमा के अच्छे शुक्राणु लेकर पत्नी के अंदर संभोग के समय पे जिस वक्त उनका अंडा बिल्कुल तैयार होता है माँ बनने के लिए, तब हम डाल देते हैं। और ये बड़ा ही सिंपल, बड़ा आसान, बिना बेहोशी के, बिना दर्द के ओपीडी में 2 मिनट का कार्य है जो किया जा सकता है। तो यहाँ से बात शुरू हुई पति की जांचों की। अब पति के अगर पानी में काफ़ी कमी है तो कई बार जांचें करानी पड़ती है और उनके भी टेस्ट कराने पड़ते हैं, जिसमें आम टेस्ट भी होते हैं, हार्मोन के टेस्ट भी होते हैं, शुगर, बीपी वगैरह, थायराइड के भी टेस्ट होते हैं। और उससे भी ज़्यादा कई बार प्राइवेट पार्ट्स की जांच करनी पड़ती है, सोनोग्राफी करनी पड़ती है, अलग अलग किस्म के डाई के टेस्ट तक करने पड़ते हैं। कभी कभी पानी होता है उसमें इन्फेक्शन होती है, जैसे आपने सुना होगा यूरिन इन्फेक्शन, वैसे सीमेन इन्फेक्शन, तो उसकी जांचें करनी पड़ती हैं। उसके हिसाब से उनका इलाज दिया जाता है। और कभी कभी दवाइयाँ शुक्राणुओं की मात्रा बढ़ाने के लिए दी जाती हैं, कई बार इन्फेक्शन कम करने के लिए दी जाती है, और आमतौर पे इन चीज़ों का रिस्पॉन्स अच्छा ही होता है। कभी कभी पति के शुक्राणु है ही नहीं। अब ये तो बड़ी अजीबोगरीब बात है कि पति के पानी में शुक्राणु ही नहीं है, तो फिर कहाँ से शुक्राणु आएंगे? तो कई बार ही उनकी जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, टेस्टिकल्स हैं, जिसको गोलियां बोलते हैं, वहाँ से शुक्राणु ढूंढने पड़ते हैं और उसमें छोटा ऑपरेशन करके सुइयों के साथ हमको निकालने पड़ते हैं और निकाल के संभालने पड़ते हैं, और फिर वो हम इस्तेमाल करते हैं बच्चा पैदा करने के लिए। पर उस पर बच्चा जो पैदा होता है वो एडवांस टेस्ट ट्यूब बेबी जिसको बोलते हैं ICSI, उससे किया जाता है। तो ये तो जानकारी हो गई क्या, क्यों, कैसे और क्या क्या जांचें करनी है। आइए जानते हैं कि बांझपन के लिए क्या इलाज हैं। मरीजों को केवल ये सलाह दे दें कि आपका महीना इस समय पर आता है और ये समय बनेगा संभोग करने का, और इस समय पर संभोग करिए तो काफ़ी चीज़ें ठीक होती हैं। ये मैं उन सब के लिए बोल रही हूँ जिनकी जांचें सारी सही आई हैं। इसको बोलते हैं टाइम्ड इंटरकोर्स, यानी समय अनुसार डॉक्टर की राय के हिसाब से आपने संभोग करना है सही समय पर। दूसरी बात ये होती है कि अगर महिला का अंडा नहीं बन रहा तो महिला का अंडा बनाने के लिए, उसको थोड़ा बूस्ट करने के लिए, उसे धक्का देने के लिए, उसकी बढ़ोतरी करने के लिए हम छोटी मोटी दवाइयाँ देते हैं। और वो जो दवाइयाँ होती हैं वो डॉक्टर की देखरेख में दी जाती है और फिर उनको बताया जाता है कि समय अनुसार संभोग करें। तो ये हो गया ओवेरियन इंडक्शन विद टाइम्ड इंटरकोर्स। फिर ये होता है कि कई बार हमें दवाइयाँ देनी पड़ती हैं और दवाइयों के साथ सोनोग्राफी भी करनी पड़ती है, ये देखने के लिए कि अंडा बन रहा है या नहीं, कौन से दिन बन रहा है, क्या साइज़ है, बिल्कुल तैयार है कि नहीं, बच्चेदानी जो है वो सही है कि नहीं, उसकी लाइनिंग सही है कि नहीं, और फिर हमको समय अनुसार संभोग का बताना पड़ता है। कई परिस्थितियों में ये होता है कि हमें गोलियों के साथ इंजेक्शन भी देने पड़ते हैं औरत को अंडे बनाने के लिए, और फिर हम सोनोग्राफी करते हैं और फिर समय अनुसार संभोग की सलाह देते हैं। कई बार पति का जो पानी है वो थोड़ा कमज़ोर है, गोलियां देते हैं, सोनोग्राफी करते हैं, समय अनुसार संभोग करने को बोलते हैं, पर उसके भी ऊपर हम कहते हैं कि आप पति अपना पानी दे दीजिए और सीमेंट दे दीजिए, और हम उसको मशीन में घुमा के अच्छे शुक्राणु लेके एक पतली सी नली के द्वारा आपकी बीवी के प्राइवेट पार्ट्स के रास्ते से डाल देंगे, जो छोटा सा प्रोसीजर है जिसे IUI, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन बोलते हैं। कितनी सरल सरल चीज़ें हैं। बांझपन के लिए IVF,
कब कराएं? यदि आपकी नलें बंद हैं और लैप्रोस्कोपी पर भी बंद हैं और या आपके महीने आ ही नहीं रहे हैं और दवाइयाँ और इंजेक्शन देने पर भी अंडे बन नहीं रहे हैं या दोनों नल बंद हैं, अगर IUI का ट्रीटमेंट 3 बारी करने पर भी फेल हो गया या आपको एंडोमेट्रियोसिस ग्रेड 4 है या इवन ग्रेड 3 है या ग्रेड 1-2 है और सारे सरल ट्रीटमेंट फेल हो गए हैं, या आपकी उम्र ज़्यादा है और अंडे कम हैं या अंडे की क्वालिटी ख़राब है या सारे इलाज करने पर भी अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी चल रही है या आपकी उम्र बढ़ गई है और आपने कंसीव ज़रूर किया है चाहे इलाज से या खुद से, पर बार बार आपका बेबी ख़राब हो रहा है, या को हम टैबलेट इंजेक्शन दे रहे हैं अंडे बनाने के लिए किंतु वो नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो इन परिस्थितियों में हमको IVF टेस्ट ट्यूब बेबी करना पड़ता है। दूसरी तरफ अगर पुरुष है, उनके शुक्राणु की मात्रा IUI के लेवल से भी नीचे है या फिर बिल्कुल ही इक्के दुक्के शुक्राणु स्पर्म्स हैं या स्पर्म्स उनके निकाल के गोलियों से उनको संभाल के रखना पड़ा, तो उनके लिए IVF टेस्ट ट्यूब बेबी या हायर टाइप का IVF ICSI करना पड़ता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। IVF का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि जो बच्चा अंदर माँ के शरीर में, माँ के नल में, फेलोपियन ट्यूब में जो अंडा, एग और स्पर्म, अंडा और शुक्राणु में मिलना था और मिलके फर्टिलाइज होना था, जुड़ना था और फिर रोल इन करके यूट्रस में आना था, वो सारी प्रक्रिया को हमने बाईपास कर दिया, क्रॉस कर दिया, वो नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि जो महिला है उसको हम कुछ इंजेक्शन देते हैं, दवाइयाँ देते हैं और एक अंडे की बजाय एक से ज़्यादा अंडे बनाने की कोशिश करते हैं। कोशिश ये होती है कि 10-15 अंडे दोनों अंडाशय से बन जाएं और उसके बाद उसको बेहोश करके एक पतली सुई के ज़रिए सोनोग्राफी यानी अल्ट्रासाउंड की मदद से बिना पेट में छेद करे प्राइवेट पार्ट्स योनि के रास्ते, वजाइना के रास्ते से हम वो अंडाशय तक पहुंचते हैं और अंडाशय में जो अंडे बन रहे होते हैं उनका पानी निकालते हैं और फिर बड़े बड़े माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं कि उस पानी के अंदर अंडा है कि नहीं, अंडा अच्छा है, बुरा है, मैच्योर है, इमेच्योर है, बूढ़ा है, यंग है, नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, फिर अच्छे अंडे छांटते हैं। हम पति को कहते हैं आप अपना पानी दीजिए, हम उसको मशीन में घुमाएंगे, अच्छे शुक्राणु उसमें से ढूंढेंगे, फिर हम वो अच्छा अंडा लेते हैं और शुक्राणु लेते हैं और एक अंडे को एक टेस्ट ट्यूब में या एक प्लेट में डालते हैं और बहुत सारे स्पर्म्स उस पे डाल देते हैं और फिर नेचर पे, भगवान पे छोड़ देते हैं कि ये दोनों जुड़ेंगे, जुड़ के वैसे ही फ्यूज़ होंगे, फर्टिलाइज होंगे जैसे कि नल में होंगे और फिर हम उसको 2-3 दिन अपने आप माइक्रोस्कोप में अच्छी खुराक देके, अच्छे न्यूट्रिएंट्स देके, अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल, ऑक्सीजन का लेवल, ह्यूमिडिटी का लेवल, टेम्परेचर का लेवल देकर हम ये देखते हैं कि वो आगे ग्रो किया कि नहीं, और जब वो ग्रो करता है और वो 2-3 दिन का बेबी होता है या 5 दिन का बेबी होता है तब हम उसको महिला यानी कि जो स्त्री है उसके अंदर डाल देते हैं। उसके अंदर डालने के लिए हमें कोई पेट में छेद नहीं करना, फिर उसके प्राइवेट पार्ट्स योनि के रास्ते एक पतली सी ट्यूब से, जैसे IUI किया था उस तरह से डाल देते हैं। तो ट्यूब की ज़रूरत नहीं है, अब जो हम डाल रहे हैं सीधे यूट्रस में डाल रहे हैं। फिर हम हफ्ते 10 दिन का इंतज़ार करते हैं, 10 दिन 14 दिन का इंतज़ार करते हैं और उसके बाद हम उसको प्रेगनेंसी की सपोर्ट की साथ साथ मेडिसिन देते हैं, दवाइयाँ देते हैं। फिर एक दिन आता है जिस दिन हम टेस्ट करते हैं ये देखने के लिए कि जो बच्चा है वो चिपका के नहीं और उसकी क्या मात्रा है, और फिर उसे मॉनिटर करते हैं, वो प्रेग्नेंट है तो प्रेग्नेंट है। तो देखिए ना, अंदर नहीं करा, शरीर के बाहर सारा काम करके बेबी बनाया और फिर बेबी को यूट्रस के अंदर बच्चेदानी में डाला। तो इन विट्रो यानी शरीर के बाहर, फर्टिलाइजेशन यानी दोनों का मेल, और फिर हमने डाल दिया। और ICSI में क्या होता है कि शुक्राणु इतने कम होते हैं, स्पर्म इतने कम होते हैं या उनकी जो गति होती है, स्पीड होती है, कम होती है, चाल कम होती है, तो हम क्या करते हैं कि एक अंडा लेते हैं और एक अंडे के आसपास इतने सारे स्पर्म नहीं डालते। हम एक अंडा लेते हैं और एक स्पर्म लेते हैं और सुई के ज़रिए उसके अंदर उसको डाल के छोड़ देते हैं। तो हमने क्या करा, हमने दोनों का मेल करा दिया। मेल के बाद कुदरत पर है कि वो आगे उसको बच्चा बनाता है कि नहीं बनाता है। तो ये हो गया ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। कभी कभी जो बच्चा बनता है तो हमें बच्चा, छोटा सा जो कण होता है 3 दिन का, 5 दिन का, उसका भी आगे कण लेना पड़ता है देखने के लिए, बायोप्सी करनी पड़ती है लेज़र का इस्तेमाल करके
ये देखने के लिए कि जो ये बच्चा है इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल में तो कोई कमी नहीं है, या जो इनके परिवार में एक कोई बीमारी चल रही है, हम नहीं चाहते कि इस बच्चे में वो बीमारी हो, तो हम उसका जांच करते हैं। तो उसके लिए हम छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, उसको टेस्टिंग को भेजते हैं। अगर उस बेबी के अंदर टेस्ट में नेगेटिव आया है, नॉर्मल आया, तो वो बेबी उस बीमारी से फ्री है। अब वो बेबी डालिए तो इनके परिवार में वो हम पूरा जनरेशन से जो गलत जीन जा रहा है, गलत क्रोमोसोम जा रहा है, जिसकी वजह से एक बीमारी चल रही है या कोई जेनेटिक एबनॉर्मैलिटी चल रही है, उससे हमें छूट मिल गई, उसे निजात मिल गया। हम PGD के बारे में बात करते हैं, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस। हम PGS के बारे में बात करते हैं, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक स्क्रीनिंग। आप लोगों के समाज में, आपके दोस्तों में, आपके फ्रेंड सर्कल में कई सारे लोग होंगे जो कि इस तकलीफ से पीड़ित हैं या बता नहीं रहे हैं। कई लोग बस यही कहते हैं कि अभी तो हम प्लान नहीं कर रहे। हकीकत यह होती है कि वो अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, अनप्रोटेक्टेड संभोग कर रहे हैं बिना किसी गर्भ निरोध के, और वो कह रहे हैं बस हम प्लान नहीं कर रहे हैं, बस हम प्लान नहीं कर रहे हैं, और वो उस समय को गिन नहीं रहे हैं। पर जब हम उनसे डॉक्टरी रूप में सलाह मशवरा करते हैं तो हम उनको दर्शाते हैं कि देखिए इसमें तो दुनिया का कंसीव हो जाता, आपको नहीं कंसीव हुआ। तो मुझे लगता है आज की चर्चा बहुत ही अच्छी रही। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। मैं डॉक्टर पूजा दीवान, गायनेकोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बांझपन इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, आप सबके साथ फिर रूबरू होंगे अगले हफ्ते। तब तक जाते जाते, मैं गई नहीं अभी तक, कुछ लाइक्स दीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ इसको। बहुत बहुत नमस्कार।